Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to continue the causes of unemployment. कल हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, आज हम 4th पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे. हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक में आप देखो तो देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल एंड अबेंडेंस ऑफ लेबर इन इंडिया. मतलब इंडिया में आप देखोगे तो पैसे मतलब मनी पावर बहुत कम है, पर इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है. मतलब काम मांगने वाले लोग ज़्यादा है बट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कम है, प्रोडक्शन करने वाले लोग कम है, फैक्ट्रीज कम है, पर सामने लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है. In these circumstances, to solve the problem, labor intensive technique of production should have been adopted. तो अगर आप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंडिया में सबको काम मिले, तो आप अपने इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक बंद कर दीजिए. मतलब जो काम मशीन से हो रहा है उसकी जगह पे आप जो सामान हाथ से बनता है, कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करिए. अगर आपके देश में ऐसी फैक्ट्रीज है जिसमें ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मशीन से काम नहीं हो रहा है, मज़दूरों से काम हो रहा है, तो मज़दूरों को काम मिलेगा. इन अ प्लानिंग स्कीम्स ऑल्सो, तो जो हमारा इंडिया का जो प्लानिंग हुआ था उसमें भी इस पर ही फोकस किया गया है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब जो मशीन से जो फैक्ट्रीज में काम हो रहा है उनकी जगह पे लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा फोकस किया जाए. इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मैकेनाइजेशन, तो आपने देखा होगा आज खेती बाड़ी जो हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें भी मशीन यूज़ हो रहा है, तो जिसमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम है. इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी मशीन से हो रहा है, ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेट हो रही है, जिसमें वर्कर्स कम चाहिए होता है. अब इसमें होगा क्या, आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिलेगा, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो घट गया है. So, in industrial sector also, to increase the productivity and to get security against the labor union, such a policy is adopted. तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, हर मजदूर को काम मिले, तो आपको ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है जिसमें लेबर्स को ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया जाए. मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वर्कर्स को सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी. अदर देन रेलवे, इरिगेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, आप देखो रेलवे भी आज मशीन से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. इरिगेशन जो है मतलब आप एग्रीकल्चर है उसमें भी मशीन आ गया है. जो रोड्स बन रहे हैं और जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, सब जगह आपको मशीन ही देखने को मिलेगी. इसके वजह से इंडिया में जो बेरोज़गारी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो बढ़ गया है. इसलिए भगवती कमेटी और वेंकट रामन कमेटी ने अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया है और वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने देश में से बेरोज़गारी हटाना चाहते हो तो मशीन्स का उपयोग कम करिए. यूज़ लेस मैकेनाइजेशन. लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब इंडिया में अगर आप देखो तो प्रैक्टिकल एजुकेशन कम है. वोकेशनल का मतलब होता है प्रैक्टिकल. हमारे इंडिया में ज़्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज ही दिया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, जिसके वजह से उन्हें जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है. इन इंडिया वन ऑफ द रीज़न फॉर हाई एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़े लिखे बेरोज़गार. इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, उसे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, टोटली बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. दोज हु कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमोसफियर. हमें ऐसे मतलब स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि वो एटमोसफियर चेंज हो, मार्केट कैसा भी चेंज हो, वो हर सिचुएशन में काम को एक्सेप्ट कर सके. उनके पास उतना डेडिकेशन होना चाहिए, उनके पास उतना स्किल होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए वैसा उन्हें काम आना चाहिए. बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है. हमारे इंडिया में बस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दिलाई जाती है, बस थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है. विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म हैज़ एडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज़. आज इंडस्ट्रीज़ ने मशीन्स को अडॉप्ट किया है, आज इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हो, उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज हो. सो सच लेबर्स आर रिक्वायर हु हैव नॉलेज ऑफ दिस टेक्निक. तो आज एजुकेशन में ऐसे बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रैक्टिकली फिट हो. थियोरेटिकल नॉलेज आज नहीं देखा जाता है, आप में कितना डेडिकेशन है, आपको उस फील्ड के बारे में कितना नॉलेज है वो देखा जाता है. हैंड स्किल लेबर्स आर फ्यू. तो इंडिया में जो टैलेंटेड लेबर्स है, एक्सपीरियंस लेबर है, ट्रेंड लेबर है, उसकी बहुत कमी है. प्रेजेंट एजुकेशन फेल इन मेंटल एंड फिजिकल. तो जो आज का जो हमारा एजुकेशन है वो ना तो आपको फिजिकली
फिट रखना जानता है, ना आपको मेंटली फिट रखना जानता है, ना तो आपको कोई मेंटली नॉलेज दिया जाता है, ना आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जिसके वजह से एजुकेशन लेने के बाद भी आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग इन इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, मैन पावर इज़ नॉट प्लान्ड। मतलब लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि मैन पावर को अच्छे से प्लान नहीं किया गया है। द टाइप ऑफ लेबर विच इज़ डिमांड प्रेजेंटली इन इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ लेबर सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब जिस लेबर की डिमांड ज़्यादा है फैक्ट्रीज में, वो टाइप के लेबर्स आपके पास नहीं है, उसके अपोजिट लेबर अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखो तो फैक्ट्रीज में आपको लेबर्स ज़्यादा चाहिए जो ट्रेंड हो, पर आपको ऐसे वर्कर्स मिलेंगे जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो उनके पास कोई टैलेंट है, ना तो कोई एक्सपीरियंस। तो ऐसे लेबर का आप क्या करोगे? तो इंडिया में मैन पावर तो है, इंडिया में लेबर है, पर जो ट्रेन लेबर होने चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलते हैं। एजुकेशन हैज़ बीन मेड अ वाइड स्प्रेड एक्टिविटी विदाउट एस्टिमेशन ऑफ काइंड एंड नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट। एज अ रिजल्ट एवरी ईयर लैक ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑब्टेन डिग्रीज। मतलब हम लोग एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वैसे हम लोग मैन पावर को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अब आप तैयार नहीं कर पा रहे हो, आप उनको नॉलेज नहीं दे पा रहे हो, तो हर साल लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ के तो निकलते हैं, पर उन्हें जॉब नहीं मिलती। एज दे लेक नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास नॉलेज है, तो आप सोचो उनको जॉब कैसे मिलेगा। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। तो हमारे इंडिया में प्लानिंग बराबर नहीं है। मतलब वर्कर्स को कैसे तैयार किया जाए, स्टूडेंट्स को कैसे तैयार किया जाए फ्यूचर के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। ना डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो होते हैं उनके पास डिग्री होती है, तो वो जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो टैलेंटेड इंजीनियर्स होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं, वो फॉरेन में अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी हो जाती है। जो गिने चुने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, बिकॉज फॉरेन की कंपनियाँ होती है वो उनको अट्रैक्टिव सैलरीज ऑफर करती है। इसलिए बोला गया है कि ब्रिटिशर्स लोग तो हमारा गोल्ड लेके चले गए, तो वो हमारा गोल्ड लेके चले गए, उसे ड्रेन ऑफ गोल्ड बोला गया। पर आज भी फॉरेनर्स हमारे टैलेंटेड लोगों को वहाँ बुलाते हैं, उन्हें लालच देते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी हो रही है। उसे बोला गया ड्रेन ऑफ ब्रेन। मतलब टैलेंटेड लोगों की शॉर्टेज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेन ऑफ ब्रेन। Inefficiency of public sector. After India independence, public sector was given more importance. अगर आप देखो तो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर है। अब पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में। मतलब आफ्टर 1947 जब हमें आज़ादी मिली थी, तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि आज़ादी के बाद ऐसा मानना था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उनका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, तो वो लोगों की भलाई नहीं करेगी, पर गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो पब्लिक वेलफेयर पहले करेगी। तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में ज़्यादा पब्लिक सेक्टर स्टार्ट हुई। द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एस्टिमेटेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर वॉज नॉट एबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। पर प्रॉब्लम यह हुआ कि पब्लिक सेक्टर के पास वैसी मशीन नहीं थी, ना वहाँ के जो वर्कर्स थे इतने टैलेंटेड थे कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो पब्लिक सेक्टर को बहुत लॉस हुआ, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को काम पे नहीं रख पाई, और जो जिन लोगों को काम पे रखा हुआ था उनको भी निकाल दिया गया। Employment oriented private sectors were controlled for the development of public sector. Moreover, private sector development was neglected. So हुआ क्या, उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसके वजह से हमारे देश में लोगों को काम नहीं मिला। क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही एक ऐसा मतलब एक इंडस्ट्रीज था जिसमें लोगों को काम मिल सकता था, पर लॉस होने के कारण, बहुत लॉस होने के कारण ना उनको काम दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को भी आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इंसान को ना तो प्राइवेट में काम मिला, ना तो पब्लिक सेक्टर में काम मिला। अब हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड इन विलेज। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। पर हमारी सरकार ये भूल गई है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहना पसंद करती है। दिस पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो सीधी बात है, जो विलेज के लोग होंगे वो ज़्यादातर जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो एग्रीकल्चर में ही मिलेगा। पर इंडिया में जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसके अंदर
ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था, एग्रीकल्चर को नहीं दिया गया। तो हमें ये ध्यान में रखना था पहले कि अगर हमारा कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस करना है, पर उसको ना फोकस करके इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हो गया, तबाह हो गया और लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। It could not be developed effectively and the planning related to agriculture sector failed. मतलब जो फोकस इंडस्ट्रीज पे किया गया था, अगर वो एग्रीकल्चर पे किया गया होता तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता, लोगों के पास काम होता, पर अपोजिट हुआ, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा फोकस किया गया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पूरा एडवांटेज था वो 2-3 स्टेट को ही मिला, जैसे पंजाब और हरियाणा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब यूज़ ऑफ लेटेस्ट मशीन, सीड्स, आर्टिफिशियल सीड्स। अब हमारे इंडिया के सारे स्टेटों ने मशीन्स और आर्टिफिशियल सीड्स नहीं अपनाए। जो अपनाने वाले स्टेट्स थे वो पंजाब और हरियाणा गिने चुने स्टेट्स थे, उनको फ़ायदा मिला और आज वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, वहाँ के लोगों के पास काम है। बाकी के स्टेट में एग्रीकल्चर का बुरा हाल है। Overall employment could not be created in agriculture sector, burden on population, lack of irrigation, lack of agriculture finance। तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों फेल हुआ? बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आबादी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर प्रोडक्शन का कोई नामो निशान नहीं है, अनाज इतना उगता नहीं है, ना एग्रीकल्चर में पानी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, इतने डैम्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हर फार्मर को पानी सप्लाई कर सके, ना बैंक में उन लोगों को जल्दी से लोन मिलता है, रेन का कोई भरोसा होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ख़राब हो गया। इन रूरल एरियाज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर नॉट डेवलप्ड, दैट इज़ वाई रूरल लेबरर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फेस हाई रेट ऑफ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा, गांव के अंदर दूसरा सेक्टर डेवलप हो नहीं सकता। गांव में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है, वर्कर्स इतने ट्रेन होते नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकती। तो गांव के लोगों के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है कि भाई एग्रीकल्चर से ही काम धंधा चलाए। पर आपको पता है एग्रीकल्चर में बरसात कोई फिक्स नहीं होती, 3 या 4 महीने बरसात होती है, बाकी के टाइम पे उन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। मतलब बरसात होगी तो काम मिलेगा, नहीं होगी तो काम नहीं मिलेगा। दूसरा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। डिस्गाइज में मोर देन रिक्वायर्ड नंबर को आप काम पे रख लेते हो, हालांकि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर आप उनको काम से निकाल दोगे तो अभी उनको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, तो लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।